नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है, उससे कम ही समय बचा हुआ है। और हाल ही में भाजपा ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की और इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही भाजपा में घमासान शुरू हो गया है, भगदड़ मच गई है। एक के बाद एक कई नेताओं का, बड़े-बड़े नेताओं का पार्टी से इस्तीफा हो रहा है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी उन्होंने नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। वो गुरुवार को पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऐसी फजीहत की है मुख्यमंत्री जी की। कम्बोज ने उनसे हाथ मिलाने तक से मना कर दिया और यहाँ तक कि उसका वीडियो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है कि पूछिए ही मत। इसके अलावा बीजेपी में ऐसी भगदड़ है कि 250 से ज्यादा नेता जो है वो बीजेपी से टाटा बाय बाय कर चुके हैं, बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। हालत ये हो गई है कि मौजूदा सरकार में जो 2 मंत्री हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, वो भी तब जब मोदी जी अभी विदेश से जो है वो वापस लौटे हुए हैं। अब मोदी जी की विदेश से लौटते ही इस तरह की भगदड़ मची हुई है और इसके अलावा कांग्रेस लगातार बढ़त तो बनाई हुई हरियाणा में। वहीं पर आज जो विनेश फोगाट है और बजरंग पुनिया वो भी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो इधर बीजेपी का जो जनाधार है वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा, ऐसा कोई विधानसभा चुनाव होगा जहां पर इतने नेताओं ने पार्टी छोड़ी होगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गोस्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी ये वीडियो जो कि हरियाणा का है और हरियाणा में जब देखिए कि टिकट कटने से नाराज हरियाणा प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज को मनाने के लिए जब नायब सिंह सैनी उनके घर पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, तो जब सीएम सैनी ने कम्बोज से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो उन्होंने अपना उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और साइड में आके बैठ गए। सोचिए कितनी मतलब 4 दिन पहले ही वो खुद है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो तो इस बात का ऐलान कर रहे थे कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा, पक्का वहीं से लड़ूंगा और इसके बाद उनकी पार्टी ने खुद उनको लाडवा से टिकट दे दिया। मुख्यमंत्री जी को तो खुद नहीं पता था कि उनका टिकट कट के लाडवा से मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या करण देव कम्बोज को उनसे इस तरह से नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, नाराजगी है तो नाराजगी जाहिर करनी चाहिए। और कंबोज साहब क्योंकि उम्र दराज व्यक्ति हैं और ओबीसी मोर्चे के चेयरमैन हैं, तो ये उनको पूरा अधिकार है। लेकिन केवल उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार नहीं किया, उनकी भाव भंगिमाएं देखें, उन्होंने अपने को मोड़ा, अपने हाथ को हटाया। इसका माने वो कह रहे हैं कि तुम लोग कैसी पार्टी है जिस पार्टी के लिए लोगों ने 30-30, 40-40 साल लगा दिए, वो पार्टी टिकट दे रही है उन लोगों को जो जजपा से आए हैं, जो कांग्रेस से आए हैं, और मां को बना रहे हैं राज्यसभा का सांसद और बेटी को टिकट दे रहे हैं। बड़े इस प्रकार की बात तो बीजेपी क्या किसी पार्टी में कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये बिल्कुल कंबोज साहब ने बिल्कुल ठीक किया। और आज के तारीख में गुड़गांवा देख लीजिए आप, आप वो वाली अटेली वाली सीट देख लीजिए जहां राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो है चुनाव लड़ रही है और माना जा रहा था कि बड़ी सुरक्षित सीट है, वहां जिस प्रकार का विद्रोह हो रहा है। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस वालों को टिकट देते, कोई समस्या नहीं थी। भाई मानी बात है, टिकट तो एक को मिलना है, सबको तो टिकट मिलना नहीं है। तो लोग लेकिन ये समझ सकते थे यार ये भी शाखा में जाता था, मैं भी शाखा में जाता था, इनको टिकट दे दिया। अब आप टिकट तो उन लोगों को दे रहे हैं जो कि 15 दिन पहले तक, ये आपकी बबली साहब के बारे में, देवेंद्र सिंह बबली के बारे में किसको नहीं पता है। 2 दिन पहले वो कांग्रेस के दरवाजे पे गए थे कि हमको टिकट दे दीजिए, पहले वो कांग्रेस में थे। 2 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको आपने टिकट दे दिया। आपने जजपा वालों को टिकट दे दिया। जो सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है निधि, वो पड़ा है जो सावित्री जिंदल ने मारा है। भाई आप सोचिए, सावित्री जिंदल का बेटा नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। 40-50 साल से ओपी जिंदल साहब के जमाने से ये परिवार, जिंदल परिवार, कांग्रेस के साथ रहा है और राहुल गांधी ने और गांधी परिवार ने इनको पूरा महत्व दिया है, पूरा सम्मान दिया है। अगर सावित्री जिंदल ये कह रही हैं कि मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध था नहीं, मैं तो कभी उनकी कार्यकर्ता थी नहीं, मैंने तो कभी ज्वाइन की नहीं थी, मैं तो चुनाव लड़ूंगी, अब इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, कैसे लड़ूंगी ये मैं ले लोगी। अच्छा, ये देखिए कि ऐसे राव नरवीर सिंह खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं
माने इसका मतलब आपकी भारतीय जनता पार्टी से कोई निष्ठा नहीं है। कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस के टिकट से लड़ जाऊंगा। अगले दिन अमित शाह जी उनको बुलाते हैं और अमित शाह जी से जो उनकी बैठक होती है, राव नरबीर सिंह की जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, वो तन के बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है उनको अगले दिन टिकट मिल जाता है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हो गई है आज की तारीख में, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की ये स्थिति होती है कि जिनका डंका बोलता था वो डंका इस स्थिति में पहुंच गया है कि लोग धमका रहे हैं, लोग जो है खुलेआम विद्रोह कर रहे हैं। गुड़गांव के अंदर गोयल साहब भी विद्रोह कर रहे हैं और एक पंजाबी कैंडिडेट है वो भी विद्रोह कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट पिछली बार लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ना चाह रहे थे। तो हर सीट पर इस प्रकार का फुटबॉल है। महम से आपने पता नहीं किसको कबड्डी खिलाड़ी को टिकट दे दिया, सारी की सारी वहां कार्यकारिणी ने रिजाइन कर दिया। अच्छा और देखिए, अभी तक तो हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के अंदर ये हो रहा है। माननीय मोदी जी जब विदेश यात्रा से लौटे, निधि वो भी वीडियो चलाइएगा, जब वो हवाई जहाज से उतर रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए कितने आदमी थे, कौन कौन आदमी थे वहां पर? एक आदमी था केवल, और नड्डा जी नहीं थे। अरे मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के लिए कम से कम 4-6 आदमी को तो पहुंच जाना चाहिए था। ना होते तो अमित शाह पहुंच गए होते, नड्डा जी पहुंच गए होते, उनके ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंच गए होते, अरे कुछ लोग तो पहुंच गए होते। वहां पे एक आदमी उनको लेने के लिए थे, सेंगर साहब पहुंच गए होते, तेनी महाराज पहुंच गए होते। आप बताइए, माननीय मोदी जी देश के 142 करोड़ के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एक आदमी खड़ा है। अब ये आदमी भी कौन है मुझे यही नहीं पता, कल पता चले ये भी कांग्रेस ज्वाइन कर ले। जी, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन आप देखिए कि यहाँ जो हरियाणा में नाराजगी जता रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री से, और सोचिए कोई विपक्ष का नेता भी होता तो भी वो मुख्यमंत्री को देख के हाथ मिला लेता, इतनी नाराजगी है। और लेकिन सर उनकी गलती क्या है? उनको तो खुद को नहीं पता था कि उनका टिकट कहीं से कट के कहीं होने वाला है। नहीं, अगर उनकी गलती नहीं है तो रिजाइन कर दें। चीफ मिनिस्टर बना रहना कोई आवश्यक है क्या? मुख्यमंत्री बने रहना आवश्यक है क्या? भाई हरियाणा में एक से एक उम्र दराज और एक्सपीरियंस लोग हैं जो 7-7, 8-8 बार के विधायक हैं। इससे अच्छे तो राव इंद्रजीत सिंह थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन भी जीते, विधायक के इलेक्शन भी जीते, 40-50 साल का इतिहास है, उनके पिताजी का इतिहास है, उनके पितामह का इतिहास है। अब सैनी साहब जो हैं उनको ले आए, बेचारों को एक बार के विधायक थे, दोबारा विधायक बने, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये यही आपने राजस्थान में किया, यही आपने मध्य प्रदेश में किया, यही आपने वसुंधरा राजे भी वहां पे जो है अपना किसी भी दिन राजस्थान की सरकार को गिरा सकती हैं, यही स्थिति बिहार के अंदर है। तो वही होता है कि जब आप निरंकुश शासन स्थापित करते हैं, जब आप तानाशाही स्थापित करते हैं, तो जहां शासक कमजोर होता है फिर उसके बाद देखिए उसका क्या हश्र होता है। अरे कम से कम निधि आप ही 4 PM से 2-4 लोगों को एयरपोर्ट में रिसीव करने भेज दिया होता आपने। अरे यार, माननीय मोदी जी हमारे देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको रिसीव करने के लिए केवल एक आदमी पहुंचा। पहले तो वहां तंबू लगा करते थे, फिर मोदी जी बताते थे डंका बजा दिया, वहां डंका बजा दिया, वहां डंका। अच्छा, डंका कहां बजा के आए? ब्रुनई में। अरे ब्रुनई से क्या हमारा व्यापार होता है, कितना पैसा वहां जाके खर्च कर दिया। तो मेरे ख्याल से ब्रुनई आज तक कोई घूमने नहीं गया होगा, वो मोदी जी ने सोचा चलो सत्ता जाए इसके पहले ब्रुनई भी घूम लो। जी, और ये केवल 1-2 नेताओं की लिस्ट नहीं है, ये मतलब आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए साफ तौर पर ये दैनिक जागरण की खबर है और लिखा हुआ है कि खटाखट हरियाणा बीजेपी में नहीं थम रहे इस्तीफे, 250 से ज्यादा नेताओं ने किया टाटा बाय-बाय। तो सोचिए 250 नेता हैं और उनमें से कुछ के नाम भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए अब तक जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह शोरण हैं। उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर अलविदा भाजपा लिखकर इसका सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है। वहीं जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहल बड़ौली को पत्र लिखकर कहा कि पार्टी के सभी पदों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। उनके अलावा उकलाना से भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य है सीमा गैवीपुर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष है विकास उर्फ भल्ले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। महम से भाजपा की टिकट के दावेदार शमशेर सिंह खरकड़ा, वो पार्टी छोड़ने की उनकी चर्चा है। हिसार से दावेदार शमशेर गिल ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुग्राम से जीएल शर्मा, नवीन गोयल ने इस्तीफा दे दिया है और चर्चा है कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा कांग्रेस में जा सकते हैं। तो बताइए, पहले अध्यक्ष और दूसरे नंबर का आदमी होता है उपाध्यक्ष। तो जब इतने बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे दें भाजपा की तो कितनी हालत खराब है। ऊपर से कांग्रेस वहां पर लगातार मजबूत होती जा रही है।
देखिए, असल में वास्तविकता यह है, जो लोग पिछले 10 साल में नशे में चूर थे और घृणा फैलाने में सबसे आगे थे, और सारे सोशल मीडिया में लोगों ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के झगड़े कराने में सारा, अच्छा फिर मोदी जी की एक और थी कि खासियत देखिए, वो जाके विदेश में मुसलमान देशों में जाके कह रहे हैं कि मुसलमान तो इतनी ज्यादा प्रगति कर रहे हैं विश्व के अंदर, और हमारे हिंदुस्तान में लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे ये मोदी जी कह रहे हैं। अब किसको आश्चर्य नहीं होगा, हिंदुस्तान की जनता को। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ये असल में मौका ढूंढ रहे थे। पता इनको भी था कि टिकट इनको नहीं मिलेगा। ये जानते थे कि कांग्रेसियों को, जजपा और आईएनएलडी वालों को टिकट मिलेगा, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं, अटल जी के जमाने में नहीं होता था, ये अडवाणी जी के जमाने में नहीं होता था, ये पहले नहीं होता था। अब ये हो गया है कि कांग्रेसियों को ले लो। अरे 240 में से 135 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, और वही राज्यसभा सांसद हैं, वही लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन 10 साल के पाप इन लोगों को दिखाई पड़ रहे थे। इनको लगा था कि जनता अब गांव में घुसने तो देगी नहीं। अच्छा, यही देवेंद्र सिंह बबली हैं। आपको याद होगा, देवेंद्र सिंह बबली ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोगों की यह स्थिति हो गई है कि गांव के अंदर घुसने के लिए हमको स्टील के अंडरवियर, बनियान और हेलमेट खरीदने होंगे, वरना जनता बहुत ठुकाई करेगी। और वही भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने पहुंच गए और उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। तो इन लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है कि भैया सुरक्षित जगह ढूंढ लो। अभी इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, सारे सोशल मीडिया ढूंढे जाएंगे और जो जो तुम लोगों ने हिंदू मुसलमान किया जाएगा। बल्कि मैं तो राय देना चाहूंगा नई सरकार को, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के झूठे, और आजकल तो एक नया प्रचलन चल गया है मेरे पास, अमेरिका से मेरे जो सीनियर्स थे और मेरे क्लास फेलोज थे, जो 40-40 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, जिन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसका माने इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, बीजेपी आईटी सेल ने, विदेशी लोगों को जो अमेरिकन नागरिक हैं, हमारे देश के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो मुझसे सीनियर थे 5 साल, मुझे उन्हें डांटना पड़ा, आप सीआईए एजेंट है क्या? अब हिंदुस्तान के अंदर अशांति क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? रोज एक नया अपना भेद देते हैं, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव उसमें डाल देते हैं। अपने देश में, अमेरिका में चाहते हैं सेकुलर हो जाएं, वहां की सिटीजनशिप ले लें। तो मैंने कहा कि सरकार बदलने दो बेटा, तुम्हारे अमेरिकन एम्बेसी को लिखेंगे डिपोर्ट किया जाए, तुम्हें हिंदुस्तान भेजिए, क्योंकि वहां जाके तुम बैठ के वहां पे सेकुलर अमेरिका चाहते हो और हिंदुस्तान के अंदर तुम कम्युनल हिंदुस्तान चाहते हो, तो हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। जी, बिल्कुल सही बात है सर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी आजकल काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं मुसलमानों को लेकर। आपने देखा होगा कि पहले वो मस्जिद में भी चले गए, फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भारत में फिर और किससे नहीं सुरक्षित है, कम से कम बीजेपी तो ये सारी चीज़ें करती है हिंदू मुसलमान, और वो बात कर रहे हैं कि भारत में ऐसा होता है। तो आपको नहीं लगता कि आज का थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है पीएम मोदी का, या फिर ये भी केवल दिखावे के लिए? अच्छा, ये बताइए, अगर हिंदुस्तान में ये होता है तो सरकार किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है? इंदिरा गांधी की है? किसकी सरकार है? अगर ये सरकार मोदी जी की है तो मोदी जी आप ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने कितने लोगों को दंड दिया? अगर आपका बनारस का जो विधायक है वो आईआईटी के लड़की के साथ रेप करने वालों के 3 लोगों के साथ बैठ के केक खाता है और उनको माला पहनाता है और उनका अभिनंदन करता है, आपने उसको सस्पेंड किया पार्टी से? आपने जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर 2 मुसलमान लड़कों को जीप में जिंदा जला दिया गया था, उस पर उसको दंड दिया क्या? अगर आप इस प्रकार से दंड नहीं देंगे और योगी जी वो 15 बनाम 85 और 20 बनाम 80 करते रहेंगे और आप उसको दंड नहीं देंगे, आप कपड़े से लोगों को पहचानेंगे। और आपके गृह मंत्री कहेंगे कि इतनी जोर का बटन दबाओ कि शाहीन बाग में पटाखे फूटें। इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले और गोली मारो वाले स्टेटमेंट देने वाले, और जो आपके विधुड़ी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर किया था, उनको क्या दंड दिया आपने? केवल टिकट नहीं दिया ना, तो अगले बार उन्हें कहीं राज्यपाल बना देंगे, आप राज्यसभा भेज देंगे अभी 2-4 साल के बाद, अगर आप रहे तो। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। तो असली मुद्दा यह है कि आपको ये महसूस हो जाना चाहिए कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके आप देश को केवल कमजोर कर रहे हैं और विदेशी हाथों में आप खेल रहे हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो आपस में मेलजोल से और प्रेम भाव से ही चल सकती है। और आप एक और चीज देखिए, आप दिल्ली के अंदर जो राम कुमार गौतम साहब मंत्री हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के और सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा हैं, आज उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सामाजिक न्याय के मामले में हमें कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता है। तो आप तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सामाजिक न्याय चाहते हैं, जो जाति प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, जो भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, जो ऊंच नीच को खत्म करना चाहते हैं, वो कांग्रेस की तरफ डेविएट कर रहे हैं
और जो लोग बड़े कम है, वैसे ये बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक एजेंडा था, देश का डिवाइड करने का एजेंडा था, वो कमजोर पड़ता जा रहा है और उनके समर्थक की मुखरता अब कम होती जा रही है। ये फीडबैक मोदी जी को मिल गया है, इसलिए वो सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं। जब उनकी सरकार जाए तो कहे कि देखिए मैं तो मुसलमानी के खिलाफ नहीं था, मैं तो मुसलमानों के पक्ष में भी जाता था, मैंने तो नमाज भी पढ़ी थी, मैंने तो बिरयानी भी खाई थी, मैंने तो जाके वहां पे वो भी किया था, क्या करते हैं वो लोग, अजान वजान पढ़ी थी। तो जो भी है, मोदी जी वो सब करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि जब सत्ता जाए तो कम से कम पूरे विश्व के अंदर जो छवि उनकी बनी है वो टूट जाए। लेकिन देखिए आज के इंटरनेट के जमाने में पूरे विश्व के बैठे हुए कोने में हर आदमी हमको बता रहता है अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका वालों को बता रहता है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर, और पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है भारत में और मोदी जी क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो कर्णदेव कंबोज हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी किस तरह से जाहिर की वो तो आपने देखा ही। अब उनका बयान भी आया, तो वो बयान भी मैं एक बार सुनवाना चाहूंगी, जिसमें वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर। देखिए, मेरा और मेरा परिवार, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के, पहले जनसंघ था और जनसंघ के समय के हम इस पार्टी में हैं। और जिस प्रकार से पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ पार्टी में काम भी किया, ये नहीं मैं कहता, पार्टी ने भी सम्मान दिया। 2014 में मेरे को चुनाव लड़वाया और मैं उस समय जीता, जीतने के बाद मंत्री भी बनाया। लेकिन मेरी लड़ाई एक है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कही जाने वाली पार्टी थी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। ये बताइए कि कल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है ना छीन बीन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, तो उसको लेकर के मैं 5 साल तक जैसे मैंने पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी भी इस चुनाव के निमित्त हमने टोलियां बनाई हुई थी, सामाजिक टोलियां, 150 हमारी टोलियां चली हुई हैं। आज उन्होंने अपनी गाड़ियां भी ज़्यादातर लोगों ने वापस कर दी हैं, वो भी अपने सब घर पे बैठ गए हैं। और मेरा सिर्फ जो है ना विरोध इस बात को लेकर के है कि जिस आदमी को यहाँ से रदौर से टिकट दी गई, 2019 में यही आदमी था जिसने जो है ना मेरा खुल करके विरोध किया था। उसके ऑडियो वायरल हुई थी, मीडिया में वो सारी सार्वजनिक हुई थी, मीडिया के लोगों ने खूब उसको उस समय चलाई थी और पूरे प्रदेश ने उन चीज़ों को सुना था। और उस समय वो पार्टी छोड़ करके भी भाग गया था। उस समय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे ओपी धनखड़ जी, उन्होंने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार करके और उनको जो है ना पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और 5 साल तक वो व्यक्ति हमें गालियां देता रहा, 5 साल तक हम उसकी बकवास सुनते रहे। पार्लियामेंट के चुनाव में उसने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, जो प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया के अंदर जिनका नाम पूरे मान सम्मान के साथ लिया जाता है, पूरी दुनिया जिनकी बात को मानती है, उस प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिस प्रकार से पार्लियामेंट के चुनाव में उसने छीटाकशी करी। और उसके बावजूद भी बाद में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद उसको ज्वाइनिंग करा करके उसको पार्टी का टिकट देना, ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। अगर राजपूत बरादरी को टिकट देना था तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट राजपूत बरादरी से भी थे, और अगर उनको टिकट देते तो हम खुल करके तन मन धन से उनका सहयोग करके और उनको यहाँ से जितवाने का काम करते। लेकिन पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसका हम जो है ना खुल करके जहाँ तक भी हमें कोशिश होगी, हम ये सारे का सारा जो है ना खुल करके विरोध करके और जो है ना उसका विरोध करके उसको हरवाने का। तो सर ये एनआई ने काट दिया, भले कि हरवाने का काम करेंगे, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गद्दारों को अगर टिकट दिया है तो हम खुलकर विरोध करेंगे और उनको हरवाने का काम करेंगे, यानी बीजेपी को हराने का काम करेंगे। ये बिल्कुल सही है। देखिए सिद्धांत तौर पे बात सही है, यही मैंने आपके कार्यक्रम में कल निवेदन किया था। भाई हम लोगों ने निधि, हम लोग हों, संजय शर्मा हों, जितने भी यूट्यूबर्स हों, हमने कितना अपमान सहा है, कितनी गालियां सही हैं, कितने धमकियां सही हैं। 10 साल के अंदर जिन लोगों ने हमें धमकियां दी हैं और जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान करके देश को कमजोर किया है, अगर उन लोगों को आज कांग्रेस सम्मान देगी तो ऑब्वियसली हम लोग रिएक्ट करेंगे। हम कहेंगे कि क्या हो रहा है भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई राजनीतिक पदों की या किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है।
हमें तो केवल यह अपेक्षा है कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर आग लगाने का काम किया और उधर जाके मस्ती ली और आनंद लिया और पैसा बनाया, और आज के तारीख में जब वो हवा बदलते देख रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कांग्रेस जीत रहा है, तो वो कांग्रेस की तरफ आए, और अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो हम उसका विरोध करेंगे। भाई हमारी कोई, देखिए, हमारी सिद्धांत से प्रतिबद्धता है, हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तो ये बिल्कुल कंबोज साहब बात सही कह रहे हैं कि जिसने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को गाली दी और माननीय मोदी जी को गाली दी, और उसको अगर आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे देते हैं, आप किरण चौधरी को टिकट देते हैं, आप कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दे देते हैं, आप सारे के सारे जजपा और इंडियन नेशनल लोकदल वालों को टिकट दे देते हैं, तो मानी बात है कि देखिए, इतना जो हम लोग तो राजनीति में नहीं है, लेकिन अगर हम राजनीति में होते और 30-40 साल हमने किसी पार्टी की दरी बिछाई होती, हमारी भी अपेक्षा होती कि हमको मान सम्मान मिलेगा। अब आखिरी मूवमेंट में हमें सारा वो जो एक विशेष जैन का जिनका आपने दिखाया था, वो जो रो रही थी बेचारी, वो कह रही थी कि जब हरियाणा के अंदर केवल 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, एक विधायक वो भी थी, लास्ट मोमेंट तक उनसे काम कराते रहे, लास्ट मोमेंट तक उनसे एजिटेशन कराते रहे, हर जगह उनका उपयोग करते रहे, और टिकट देने का समय आया तो दूसरे को टिकट दे दिया। वो बेचारी फूट फूट के रो रही थी, अब वो इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। तो देखिए, वास्तविकता में ये तो अन्याय है ना भाई। जिसके साथ मैं निष्ठा से काम कर रहा हूं, आप 4PM के साथ निष्ठा से काम कर रही हैं, मैं 4PM का पैनल इस निष्ठा से काम कर रहा हूं, तो भाई इतनी अपेक्षा तो हमारी होती है ना कि हमको 4PM सम्मान दे, जो 4PM ने सम्मान दिया। अगर सम्मान नहीं देंगे और एक पक्षीय आप रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, वो टूट जाएगी। वही आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उसका दंड भुगत रहे हैं और उसका प्रतिवाद कर रहे हैं, और कांग्रेस करेगी, कांग्रेस भी इसका प्रतिवाद करेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस अगर 90 से 90 सीटें ऐसे लोगों को देती है जिनकी हिस्ट्री जो है बिल्कुल दाग रहित है, जिन्होंने हमेशा राहुल गांधी का साथ दिया है, कांग्रेस का साथ दिया है, और बुरे समय भी साथ नहीं छोड़ा। भाई जो बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे, वो अच्छे समय में आपके पास आए, आप उसको सम्मान दे, तो कैसे सहन होगा भाई। अरे लोगों ने अपमान सहा है, लोगों ने हुड्डा जी के ऊपर रोज ईडी की इंक्वायरी, ये इंक्वायरी, वो इंक्वायरी, अशोक गहलोत के ऊपर इंक्वायरी, और वो जो अपने छत्तीसगढ़ के थे मुख्यमंत्री बघेल साहब, इलेक्शन के 10 दिन पहले उन पर रेड की, साहब ये गेमिंग एजेंसी से पैसा ले लिया, फलाना ले लिया, पूरा प्रचार प्रसार कर लिया, इलेक्शन हरा दिया, उसके बाद वो केस बंद हो गया। तो यही ये लोग करते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी ने जो कांड हुआ था वहां पे डॉक्टर के साथ, उस पर नया कानून बना दिया, असेंबली से बिल पास हो गया, गवर्नर साहब उसको रोक के बैठ गए। तो गवर्नर साहब क्यों रोक के बैठे? क्या वो नहीं चाहते कि दोषी को 15 दिन के अंदर फांसी हो? भाई हर जगह अरविंद केजरीवाल कोई कानून बनाते हैं, उसको जो है आगे नहीं बढ़ने देते। हिमाचल प्रदेश के अंदर का कोई आर्थिक संकट आता है तो इसके बजाय कि दिल्ली सरकार उनकी मदद करे पिता की तरह, क्योंकि भाई अगर 1500 रुपए गरीबों को देना और गरीबों को कुछ बिजली के बिल माफ कर देना अगर बुरी बात है, तो पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ माफ कर देना कैसा बुरी बात है? बुरी बात नहीं है। तो पूंजीपतियों को सब कुछ देंगे, गरीबों को देंगे तो उसको रेवड़ी रेवड़ी करके और उनका आर्थिक संकट पैदा कर देंगे, फिर उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ये इसका मतलब क्या है? गरीबों का देश नहीं है ये, गरीबों को रहने का अधिकार नहीं है, केवल अमीरों और पूंजीपतियों को रहने का अधिकार है। तो हम तो इसका विरोध करेंगे। और अगर आप वहां के चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के हंस रहे हैं इस बात पे आके कि साहब वहां पे देखिए कितना आर्थिक संकट है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपके प्रदेश के लोग जो है तनख्वाह नहीं पा रहे और आप आनंद कर रहे हैं, आपको तो जाके सुक्खू जी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और मोदी जी से कहना चाहिए कि जैसे गुजरात के लिए पैसा रिलीज करते हो वैसे ही हिमाचल प्रदेश के लिए पैसा रिलीज करो। अरे वो कह रहे हैं कि साहब लोन बढ़ गया, लोन बढ़ गया। अरे हिंदुस्तान का लोन भी तो 4 गुना बढ़ गया। 52 लाख करोड़ लोन था 2014 में, आज जो है 220 लाख करोड़ हो गया। यहाँ का लोन 4 गुना हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 गुना हो गया तो बहुत बुरी खबर हो गई, क्योंकि आप जो है दिल्ली सरकार पैसा अगर बाहर से लोन लेती है कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। अब नया नियम बना दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू रेज फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। अब जब वो बाहर से लोन लेंगे उनका जो क्रेडिबिलिटी है कम होगी तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार केवल चाहती है रेवड़ी ये बांटे और कोई राज्य सरकार रेवड़ी बांटे तो उनको बर्बाद कर दो। अगर वो सिंगल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार है तो पैसा दो, सिंगल इंजन की सरकार है तो उसको पैसा मत दो। इस तरह से देश चलेगा क्या? जी सर, और देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है कि अब वो जो विनेश फोगाट हैं और बजरंग पुनिया, उन्होंने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और इसका ऐलान कर दिया है और अपने ट्विटर पर। और वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने भी पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि आज ही वो कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। तो आप देखिए कि बिल्कुल आपको लगता था कि ईमान हो तो ऐसा ही
क्योंकि बताइए, पहले उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने मुलाकात की है और वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी इनको कोसती है। अरे हो सकता है इनका इस्तीफा मंजूरी ना करे रेलवे। देखिए ये किसी स्तर तक गिर सकते हैं, जी। ये 15-20 दिन उनका इस्तीफा मंजूर न करें और उसके बाद इनको इलेक्शन लड़ने से, तो इसलिए कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ये किसी स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात बिल्कुल पक्की है, इन दोनों बच्चों को बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए। एक को खेल मंत्री बनना चाहिए और एक को जो अपना रेसलिंग फेडरेशन है उसका चेयरमैन बनना चाहिए। और जो अव्यवस्थाएं और जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ये सारी फेडरेशंस के अंदर हो रहा है उसको रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। और आगे से किसी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय हो, संदीप सिंह को टिकट सुना है दे दिया है, वो संदीप सिंह जिसने अब ये, लेकिन है संदीप सिंह को दे दिया और जिसको मनाएगा उसका काट देंगे, जिसका मनाएगा उसको दे देंगे। अब पता नहीं कौन कौन सी लॉबी है, क्या हो रहा है। लेकिन माननीय मोदी जी का जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर आगमन हुआ है और उनका स्वागत हुआ है, मुझे कुछ खतरे की घंटी बजती दिख रही है। जी। सर इधर लेकिन देखिए आप, कंगना रनौत जो है बीजेपी की सांसद, उनके साथ बहुत ही बुरा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बड़ी मायूसी के साथ खुद जो है जानकारी दी है और ट्वीट किया हुआ है और उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि भारी मन से मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा निर्देशित फिल्म इमरजेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया है। हम अब भी सेंसर बोर्ड से प्रमाण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई रिलीज की तारीख घोषित की जाएगी। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। तो बताइए सर, सरकार मोदी जी की, सेंसर बोर्ड मोदी जी का, कंगना रनौत सांसद बीजेपी की है और उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। क्या फायदा बीजेपी के सांसद बनने का कि अगर एक फिल्म तक रिलीज नहीं हो पा रही है? नहीं, ये तो बीजेपी की गलती है। कंगना रनौत के जो वो है पूरा बौद्धिक स्तर है उसके अंदाजा उन्हें होना चाहिए था, सांसद बनाने के पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, अब सांसद बन गई हैं, वो बोल रही हैं, उनको बोलने से भी नहीं रोक सकते। अच्छा, बोलेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगी। इमरजेंसी लागू कर देंगे, वो फ्लॉप हो जाएगी, उसको चलने नहीं देगा कोई, उसको देखने नहीं जाएगा। अरे यार, हिंदुस्तान की 80% जनसंख्या जो है इमरजेंसी लगने के बाद पैदा हुई है वो, और हम लोगों ने इमरजेंसी अपनी आंखों से देखी है। हमने देखा है कि किस प्रकार से आरएसएस ने इमरजेंसी का वो किया है। तो ये तो बात आपको सोचनी चाहिए था ना, कंगना रनौत को सांसद बनाने से पहले आपको सोचना चाहिए था ये बात। अब ना आप कंगना रनौत को रोक पा रहे हैं। अच्छा, इसमें दोष आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो दे नहीं सकते। अच्छा, जो इंटरव्यू दे रही हैं उसमें इंदिरा गांधी का गुणगान कर रही हैं वो। अब इंदिरा, अच्छा फिर वो सिख पूरे लोगों को आपने इतनी बैड लाइट में दिखा दिया है पूरा का। अच्छा, फिर आप पंजाब के खिलाफ इतने लगातार स्टेटमेंट देती हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कहां से दिव्य पुरुष महिला पैदा हो गई हैं। आपको देश के सिख खराब लगते हैं, देश के किसान खराब लगते हैं, देश की बूढ़ी महिलाएं खराब लगती हैं, अपने देश के लिए अन्न उपजाने वाले आपको खराब लगते हैं, देशद्रोही लगते हैं। तो कंगना रनौत जी को मेरे ख्याल से मोदी जी अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा उनका भविष्य ठीक ठाक हो जाए तो कंगना रनौत से रिजिग्नेशन ले लेने चाहिए और वहां किसी सभ्य आदमी को, किसी शरीफ आदमी को मंडी हिमाचल प्रदेश से सांसद बना देना चाहिए। इनको इनका केस विड्रॉ कर लें, वरना इतना नुकसान कर देगी भारतीय जनता पार्टी का ये 2-4 महीने में कि भारतीय जनता पार्टी पनप नहीं पाएगी दोबारा। जी, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि एक फिल्म तक तो रिलीज करवा नहीं पा रही बीजेपी कंगना रनौत की, उसके बाद भी क्या कंगना रनौत यही कहेंगी कि असली आजादी देश को 2014 के बाद ही मिली है? अरे इनको 2008-9 में एक पदक मिला है। वो कहती है ना कि 2014 के पहले जो टैलेंट था उसकी पहचान नहीं होती थी। इनको जो नेशनल अवार्ड मिला था वो 2008-9 में मिला था, मनमोहन सिंह के जमाने में। तो इसका माने मनमोहन सिंह ने इनका टैलेंट गलत पहचान लिया क्या? असल में इनका जो सेंसर बोर्ड है वो पूरा का पूरा मोदी जी का सेंसर बोर्ड है। आज के तारीख में चाहे चुनाव बोर्ड हो, चाहे कोई हो, सब तो ईडी हो, सीबीआई हो, सब वो मोदी जी के चयनित लोग हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं, सेंसर बोर्ड ने अपने आप निर्णय ले लिया और इनकी फिल्म को रोक दिया है? वो मोदी जी ने कहा इसलिए रोक दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये हरियाणा के अंदर सिख पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है और बिल्कुल डोमिनेटिंग पॉपुलेशन है, जो पंजाब से लगता हुआ इलाका है और सिख सेंटिमेंट्स को ये बार बार हर्ट कर रही है। तो सिख सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा सहेजने के लिए और उसको कंट्रोल में रखने के लिए इसको मोदी जी ने ही तो बैन लगवाया है। अब स्वतंत्र कंगना रनौत 2014 के बाद हुई है, आनंद ले, स्वतंत्रता का आनंद लें और तानाशाही के विरोध में आजाद आवाज बुलंद करें और लोकतांत्रिक मोदी जी के शासन का सुख भोगें।
जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन बेचारी कंगना रनौत के लिए लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि वो जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के बयान अरे दे 40 करोड़ का एक उनपे केस और ठोक दिया है वकील साहब ने। जी, अब 40 करोड़, एक तो उनकी इमरजेंसी हिट नहीं हो रही है। अच्छा, वहां जी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं चीज़ें महाराष्ट्र के नहीं हो अंदर रही है। और 40 करोड़ का और इन पे मानानी का, तो वो तो कह रहा है वकील कि साहब इनकी सदस्यता भी रिजेक्ट कराऊंगा, इनसे 40 करोड़ भी वसूलवाऊंगा। जी, जी, बिल्कुल सर और ये काफ़ी सारे मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा जिस तरह से हरियाणा में भगदड़ मची हुई है और भी कई मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी। नमस्कार।